आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल नॉलेज का ठेका। आइए पार्ट 2 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट शुरू करते हैं। तो इसमें हम क्या क्या कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोग एसेंशियल्स देखेंगे, प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक की। फिर हम इंडोर्समेंट का कॉन्सेप्ट समझेंगे, होल्डर इन ड्यू कोर्स समझेंगे, कैलकुलेटिंग मैच्योरिटी और कैपेसिटी टू मेक सच इंस्ट्रूमेंट्स। आइए सबसे पहले हम लोग एलिमेंट्स देख लेते हैं। एलिमेंट्स में सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्रॉमिसरी नोट से। यहाँ पे टोटल 6 तरह के एलिमेंट्स होते हैं, या इसको एसेंशियल्स भी आप कह सकते हैं। इनमें से अगर एक भी मिस हुआ तो ये प्रॉमिसरी नोट नहीं रहेगा। इनको याद करने का फ़ायदा ये है कि ये प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक ऑलमोस्ट तीनों में सेम रहते हैं, बस चेक में टू सर्टेन % नहीं रहता। वो क्यों नहीं रहता है आगे हम आपको बताएंगे। सबसे पहले कोई भी प्रॉमिसरी नोट रिटर्न होना चाहिए, अनकंडीशनल होना चाहिए, कोई कंडीशन उसके साथ अटैच नहीं होनी चाहिए, साइंड होना चाहिए, सर्टेन सम आपका बिल्कुल एग्जैक्टली लिखा हुआ होना चाहिए। आप ये नहीं कह सकते हैं कि 500 रुपीज़ प्लस एडिशनल ड्यूज़ या 500 रुपीज़ प्लस लोन टेकन। इस तरह का आप एम्बिग्विटी उसके साथ अटैच नहीं कर सकते हैं, अनसर्टेनिटी अटैच नहीं कर सकते हैं। सम हैज़ टू बी सर्टेन, मनी ओनली। आप एक प्रॉमिसरी नोट में ये नहीं लिख सकते हैं कि आई विल पे यू 500 प्लस एन फोन या प्लस अ टैबलेट। इस तरह का आप आइटम नहीं लिख सकते हैं, सिर्फ मनी प्रॉमिसरी नोट में आएगा। और टू सर्टेन पर्सन क्यों कहा गया है? फॉर इंस्टेंस रख लीजिए ए की 2 सिस्टर है और मैंने मैंने प्रॉमिसरी नोट में लिख दिया मनी पेज टू ए सिस्टर। पहले ऐसा लिखाएगा नहीं, उसका नाम लिखना चाहिए। फिर भी अगर ऐसा लिख दिया तो यहाँ पे अनसर्टेनिटी है, किसको मिल रहा है पैसा? 2 बहनें, बड़ी को वाली को, छोटी वाली को, किसको पैसा मिलेगा? तो उस तरह से अनसर्टेनिटी नहीं होनी चाहिए। जैसे कि मैंने बताया था, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में भी सारी चीज़ें बिल्कुल सिमिलर है। रिटर्न, अनकंडीशनल, साइंड, सर्टेन सम, मनी ओनली और टू सर्टेन पर्सन। इसको आप बहुत ध्यान से याद कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत काम आता है। कई बार लॉन्ग आंसर लिखने के लिए या कई बार आपको MCQs आते हैं जिसमें इनमें से एक चीज़ गायब कर दी जाती है एक इलस्ट्रेशन देकर, और आपको बताया जाता है कि ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज है या नहीं है, ये प्रॉमिसरी नोट है या नहीं है। फिक्र मत करिए, आगे मैं आपको कुछ इलस्ट्रेशन भी प्रैक्टिस करवाऊंगा। आइए थर्ड देखते हैं, चेक। मैंने क्या बोला था? चेक में 6th टू सर्टेन पर्सन नहीं आता। क्यों नहीं आता है? क्योंकि चेक 2 तरह के होते हैं, एक क्रॉस्ड एक ओपन। क्रॉस्ड चेक किसको कहते हैं पता है आपको? क्रॉस चेक कहा जाता है जिसके साइड में आप इस तरह से क्रॉस ड्रॉ कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, ये सम सिर्फ और सिर्फ अकाउंट में पेएबल होगा। ये सम सिर्फ उस बंदे के अकाउंट में पेएबल होगा। हम ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि देखिए आप चेक में देखिए, पे यहाँ पे नाम आएगा, टू या और बेयरर, धारक, ये दोनों को दिया जा सकता है। अगर आपने इसको क्रॉस नहीं किया या इसको यहाँ पे बेयरर को क्रॉस नहीं किया तो इस सिचुएशन में ये एज अ कैश वर्क करेगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे किसी का नाम लिखा है और उससे वो चेक गिर जाता है, वो क्रॉस्ड नहीं है, तो इसमें ये बेयरर भी वो पैसा उठा सकता है आराम से। वो जाकर डिपॉजिट करेगा, उसको बैंक पैसा दे देगा इन कैश, क्योंकि आपने क्रॉस नहीं किया तो अकाउंट में डिपॉजिट होगा नहीं। और वो बेयरर के लिए भी अगर आप उसको छोड़ के रखें तो बेयरर भी ले सकता है। इसलिए आप देखिएगा 99% केसेस में आपको चेक हमेशा क्रॉस्ड ही देखने को मिलेंगे। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि यहाँ पे 6th एलिमेंट जो है वो वर्क नहीं करता। केवल फर्स्ट 5 ही एसेंशियल्स हैं चेक के लिए। वो क्या क्या है वो तो आपको पता ही है, रिटर्न, अनकंडीशनल, साइंड, सर्टेन सम और मनी ओनली। 6th टू सर्टेन पर्सन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ओपन चेक अगर आपने क्रॉस नहीं किया है तो वो ओपन चेक कहलाएगा, और ओपन चेक बेयरर को भी दिया जा सकता है। यानी कि बेयरर कौन होता है? जो उसकी पोजीशन में हो, जिसके पास भी पोजीशन है वो बेयरर है। और क्रॉस चेक तो खैर क्रॉस चेक में तो सर्टेन पर्सन हो गया, पर ओपन चेक की वजह से टू सर्टेन पर्सन हटाया गया है चेक की एसेंशियल से। अब आइए आगे आपको मैं इलस्ट्रेशंस बता देता हूँ। ये इलस्ट्रेशंस अक्सर घुमा फिरा के एग्ज़ाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में खासकर पूछ लिए जाते हैं, या चाहे वो CA के हों या जुडिशरी के, जहाँ पे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट एज अ सब्जेक्ट वर्क करता है। तो देखिए ये आपके एसेंशियल्स हो गए ऊपर जो मैंने लिख दिए हैं, और ये हो गए आपके इलस्ट्रेशन। शुरुआत देखिए, ए साइंस एन इंस्ट्रूमेंट इन द फॉलोइंग टर्म्स। पहला टर्म देखिए, आई प्रॉमिस टू पे बी और ऑर्डर 500।
सर्टेन पर्सन है, बिल्कुल है। सर्टेन सम है, बिल्कुल है। क्या ये रिटर्न और साइंड है? हाँ। क्यों? अगर साइन है तो साइन कहाँ पे करेगा? हवा में तो करेगा नहीं। रिटर्न होगा तभी साइन करेगा, तो ये रिटर्न और साइन भी है। अगला इलस्ट्रेशन देखिए, आई एक्नॉलेज माई सेल्फ टू बी इंडेटेड टू बी इन ₹1000 टू बी पेड ऑन डिमांड फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। तो पर्सन क्या डिफाइंड है? बिल्कुल डिफाइंड है। अमाउंट डिफाइंड है? डिफाइंड है। रिटर्न और साइंस ऑलरेडी दिया ही है। टू बी पेड ऑन डिमांड, पे भी करेगा, क्या कोई कंडीशन है? नहीं है। दोनों में कोई कंडीशन नहीं थी, ए और बी में, तो ये दोनों आपका प्रॉमिसरी नोट है। सी देखिए, मिस्टर बी आई ओ यू 1000 रुपीज़। तो यहाँ पे क्या ये कहीं पे भी बोल रहा है कि आई विल पे यू? नहीं, ये बस ये बता रहा है कि बी तुम्हारा 1000 रुपये उधार है मेरे पे, मैं दूंगा नहीं दूंगा, कब दूंगा, दूंगा कि नहीं दूंगा, कुछ क्लियर नहीं है, कहीं कुछ नहीं बताया। तो ये क्या प्रॉमिसरी नोट होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा ये प्रॉमिसरी नोट। आइए देखते हैं डी, आई प्रॉमिस टू पे बी, पर्सन डिफाइन है 500, ये सम भी डिफाइंड है यहाँ तक, एंड ऑल अदर सम्स विच शैल ड्यू टू हिम। ये लाइन पढ़ के आपको क्या पता चल रहा है? कितना सम ड्यू है, और 500 रुपये ड्यू है, और 5000 ड्यू है, 50 ड्यू है, कितना ड्यू है? तो ये अनसर्टेनिटी हो गई, सर्टेन सम नहीं है। तो एक इसका एसेंशियल्स यहाँ पे नहीं है। अगर एसेंशियल एक भी मिस है तो क्या होगा? ये प्रॉमिसरी नोट नहीं होगा। आइए अगला इलस्ट्रेशन देखते हैं, आई प्रॉमिस टू पे बी 500 फर्स्ट डिडक्टिंग देयर टू एनी मनी विच ही मे ओज मी। कितना ओ का क्या है? 5 तो ओ किया है, 5 लाख ओ किया है, 50 ओ किया है। सर्टेन है? नहीं है। अगर सर्टेन नहीं है तो क्या होगा? ये प्रॉमिसरी नोट नहीं होगा। अगला देखिए, आई प्रॉमिस टू बी ₹500 7 days आफ्टर माई मैरिज। ये क्या है? ये कंडीशन है, और अनकंडीशनल होना एक एसेंशियल है प्रॉमिसरी नोट के लिए। तो अगर कंडीशन डाल दिया आपने तो ये प्रॉमिसरी नोट होगा? नहीं होगा। आई प्रॉमिस टू पे बी 500 ऑन डीज डेथ प्रोवाइडेड डी लीव्स मी इनफ टू पे। तो ये कंडीशंस, कंडीशन पे कंडीशन, तो क्या ये आपका प्रॉमिसरी नोट होगा? कतई नहीं होगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इलस्ट्रेशन क्लियर है, नहीं है तो एक और बार देख लीजिए। आइए तो हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो ये है इंडोर्समेंट। तो इंडोर्समेंट बेसिकली क्या होता है? इंडोर्समेंट आपका एक तरीका बताता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट को नेगोशिएट करने का। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नेगोशिएट का ये मतलब नहीं है जो हम दुकान में जाके बार्गेन करते हैं। यहाँ पे नेगोशिएट का मतलब है ट्रांसफर टू एनी पर्सन। जब हम प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज या चेक को ट्रांसफ़र करते हैं टू एनी पर्सन, तो इस ऐसे इंस्ट्रूमेंट को कहा जाता है नेगोशिएटेड। जी हाँ, ऐसे इंस्ट्रूमेंट को कहा जाता है नेगोशिएटेड। तो हम ट्रांसफ़र तो कर सकते हैं, तो ये जो ट्रांसफ़र करने का तरीका हमें बताया गया है वो हमें बताता है इंडोर्समेंट सेक्शन 15 में। तो इंडोर्समेंट करने के लिए या तो हम उस फ्रंट या बैक पर लिख दें साइन के साथ, या तो एक स्लिप ऑफ पेपर अटैच कर दें जिस पे हम लिख दें कि हम ये इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफ़र कर रहे हैं सिग्नेचर के साथ, नहीं तो एक स्टैम्प पेपर पे सिग्नेचर कर दें जिस पे ये लिखा हो कि ये इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफ़र किया जा रहा है। तो अब आइए देखते हैं कि इंडोर्समेंट में कितनी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। इंडोर्समेंट में बेसिकली 2 ही पार्टी इन्वॉल्व होती है, इंडोर्सर और इंडोर्सी। तो जो भी बंदा, देखिए, जो भी बंदा यानी कि एक्स अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट दे रहा है, इंडोर्स कर रहा है जो कि उसको मिला है या जो कि इसको देना था वाई को, तो इस केस में जो एक्स है वो हो जाएगा इंडोर्सर और वाई हो जाएगा इंडोर्सी। क्लियर? एक्स हो जाएगा इंडोर्सर जो कि दे रहा है, वाई हो जाएगा इंडोर्सी जिसको मिल रहा है। आइए इसको प्रॉमिसरी नोट के टर्म में समझते हैं। जैसे कि प्रॉमिसरी नोट आप जानते ही हैं, ए ने बी को प्रॉमिस किया टू गिव अ सम ऑफ ₹100। क्लियर? ये है हमारा प्रॉमिसरी नोट।
अब असली कहानी शुरू होती है इंडोर्समेंट की। तो अब बी मान लीजिए इसी इंस्ट्रूमेंट को इंडोर्स करना चाहता है सी को। बी इस 100 रुपीज़ के प्रॉमिसरी नोट को इंडोर्स करना चाहता है सी को देकर। तो वो ये कैसे कर सकता है? उसके पास दो तरीके हैं ये करने के। पहला तरीका क्या होगा? पहला तरीका है कि वो खुद दे दे, वो खुद उस पर साइन करके दे दे। ये तो हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है? वो ए को बोल दे, वो ए को बोल दे कि तुम ही जो इंस्ट्रूमेंट तुमने मुझे दिया है वो तुम सी के नाम पे दे दो। तो ये हो गया दूसरा तरीका। तो इन दो तरीके में आपका इंडोर्सी कौन होगा? इन दो तरीकों में इंडोर्सी कौन होगा? इन दोनों तरीकों में इंडोर्सी सी होगा। क्यों? क्योंकि उसको मिल रहा है। दोनों में इंडोर्सी सी ही होगा। अब हाँ, पहले तरीके में जो इंडोर्सर है वो बी होगा, पहले तरीके में इंडोर्सर बी होगा और दूसरे वाले में इंडोर्सर ए होगा। क्यों? क्योंकि पहले ये फर्स्ट वाले में सीधा बी खुद साइन करके दे रहा था सी को। जब वो खुद दे रहा था तो वो बन जाएगा इंडोर्सर, वो बन जाएगा इंडोर्सर। सी तो दोनों ही केस में इंडोर्सी रहेगा क्योंकि उसको मिल रहा है। ध्यान दीजिए, मैंने अभी आपको बताया था जो देता है इंडोर्सर, जिसको मिल रहा होता है इंडोर्समेंट से वो इंडोर्सी। तो यहाँ पे दे कौन रहा है? बी दे रहा है एक इंस्ट्रूमेंट सी को। तो बी क्या हो जाएगा? इंडोर्सर। बी क्या हो जाएगा? इंडोर्सर। किस वाली सिचुएशन में? फर्स्ट वाली में। सेकंड वाले में जब बी खुद बोल दे ए को कि जो तुमने इंस्ट्रूमेंट मुझे दिया ना, ये 100 रुपये वाला, तुम ये सी को दे दो। तो अब ए एक तो प्रॉमिसर भी हो जाएगा और ए अब इंडोर्सर भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो सेम इंस्ट्रूमेंट इंडोर्स कर रहा है सी को। यहाँ पे ए दो बार एक ही इंस्ट्रूमेंट पे साइन करेगा। फर्स्ट बीइंग अ प्रॉमिसर, जो इंस्ट्रूमेंट होगा उस पर वो पहली बार साइन करेगा बीइंग अ प्रॉमिसर, और सेकंड बार साइन करेगा बीइंग एन इंडोर्सर, और सेकंड बार में वो लिखेगा कि ये इंस्ट्रूमेंट अब सी को दिया जाएगा। तो इस सिचुएशन में वो हो जाएगा इंडोर्सर। पहला सिचुएशन क्लियर है? पहला सिचुएशन में जो बी को मिला था ये प्रॉमिसरी नोट, ये उसको लिखकर या पेपर अटैच करके स्टैम्प पेपर पे सेम इंस्ट्रूमेंट को दे देगा सी को, जो कि आपको मैंने तरीका बताया था। देखिए सेक्शन 15 में आपको मैंने तरीका बताया था कि कैसे दिया जा सकता है। उसी सेम तरीके के बेसिस पे वो दे देगा, बी दे देगा या सी को, या फिर ए सेम तरीके के बेसिस पे दे देगा सी को। तो इंडोर्सी सी है दोनों सिचुएशन में, खाली इंडोर्सर बदल जाता है। फर्स्ट केस में इंडोर्सर इज बी, सेकेंड केस में इंडोर्सर इज ए हिमसेल्फ। ठीक, मैं उम्मीद करता हूँ ये आपका क्लियर हुआ होगा थोड़ा। अब आइए हम देखते हैं चेक्स और बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कैसे किया जाता है। तो आपको तो पता ही है, चेक जिसमें बैंक ड्रॉई होता है और बिल्स ऑफ एक्सचेंज जिसमें एक पर्सन ड्रॉई होता है। तो आइए एग्जांपल देखते हैं। तो सबसे पहले लेट्स अज्यूम ए ने एक्स को बोला टू पे सर्टेन अमाउंट टू सी। क्लियर? यहाँ पे एक्स सर्टेन अमाउंट सी को पे करेगा ए के ऑर्डर पर। ये क्या हो गया? ये हो गया बिल्स ऑफ एक्सचेंज। यहाँ पे एक्स अगर बैंक होगा तो दैट इज चेक। तो अब इस सिचुएशन में क्या होगा? अब अगर मान लीजिए एक थर्ड कैरेक्टर है, लेट्स अज्यूम एक थर्ड कैरेक्टर है जेड। सी चाहता है कि जेड को पैसे मिले, सी चाहता है कि जेड को ये पैसे दिए जाए। तो अब सी क्या कर सकता है? सी के पास दो रास्ते हैं। पहला जो कि आपको पता है, वो खुद ही उस इंस्ट्रूमेंट पे लिखकर दे दे एक्स को। तो यहाँ पे एक्स क्या हो जाएगा? इंडोर्सी। एक्स हर केस में इंडोर्सी रहेगा वैसे, एक्स हो जाएगा इंडोर्सी। सी क्या हो जाएगा? इंडोर्सर। ये हो गया फर्स्ट सिचुएशन। अब सेकंड सिचुएशन में
सी क्या कर सकता है, सी बोल सकता है एक्स को, सी बोलेगा एक्स को कि तुम जो ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज है ये डायरेक्टली दे दो जेड को, तुम ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज है वो डायरेक्टली दे दो जेड को। तो ये दूसरा तरीका है। यहाँ पे इंडोर्सी कौन होगा, सेम एक्स, इंडोर्सर कौन हो जाएगा, सॉरी जेड हो जाएगा, और इंडोर्सी होगा जेड और इंडोर्सर हो जाएगा एक्स। जो इंस्ट्रूमेंट दे रहा होता है वही इंडोर्सर होता है, जिसको इंस्ट्रूमेंट मिल रहा होता है वो इंडोर्सी होता है। इसलिए दोनों ही सिचुएशन में, चाहे वो ये सिचुएशन हो या ये सिचुएशन हो, जेड इंडोर्सी है। यहाँ पे सी इंडोर्सर था जो उसको दे रहा था, यहाँ पर एक्स इंडोर्सर है जो उसको दे रहा है। क्यों दे रहा है, क्योंकि सी ने उसको बोला आप एक्स को ये इंस्ट्रूमेंट जाके दे दीजिए। तो ये बेसिकली इंडोर्समेंट के तरीके बताता है। तो ये आपको लॉन्ग आंसर में काफ़ी काम आएगा अगर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो, कि इंडोर्समेंट कैसे किया जाता है, इंडोर्सर और इंडोर्सी कौन होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं होल्डर इन ड्यू कोर्स। ये बेसिकली कुछ खास नहीं है, इसमें बस ये बताया गया है कि अगर कुछ अमाउंट के लिए एक बंदा फॉर सम कंसिडरेशन, कोई भी पर्सन किसी भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का बियरर बन जाए, मतलब कि इसको पढ़ लेते हैं। होल्डर इन ड्यू कोर्स मीन्स एनी पर्सन हु फॉर कंसिडरेशन बिकम द पोजेसर बन जाए ऑफ अ प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक इफ पेबल टू बियरर। तो इसका क्या मतलब होता है, अगर इसको आप इस तरह से समझिए कि ये खासकर बिजनेस में काफ़ी यूज़ होता है। मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैंने अपनी दुकान के लिए कुछ आइटम खरीदा मैन्युफैक्चरर से, वो आइटम की टोटल कॉस्ट थी 10 लाख रुपीज़। मेरे पास इमीडिएट पैसा नहीं है तो मैंने उसको 3 महीने बाद का एक प्रॉमिसरी नोट दे दिया, ये लिख कर कि आई ओ यू 10 लाख एंड विल पे यू आफ्टर 3 मंथ। अब ये जो इंस्ट्रूमेंट मैंने उसको बना कर दिया, एक प्रॉमिसरी नोट, तो ये समटाइम मैन्युफैक्चरर को 3 महीने से पहले ज़रूरत पड़ जाए 10 लाख की, तो अब वो क्या करेगा, तो अब वो सेम इंस्ट्रूमेंट किसी थर्ड पर्सन को जाके दे दे और उसके बदले में वो पैसा ले ले उससे, तो ये कहलाता है होल्डर इन ड्यू कोर्स। अपने आखिरी टॉपिक पे वो है कैपेसिटी टू मेक अ प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज या चेक। तो इसमें सेम चीज़ें फॉलो होती हैं जो सेक्शन 11 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में होती है, जो कॉम्पिटेंसी टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट है। ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है, आपका सेन माइंड होना चाहिए, किसी लॉ से बार्ड नहीं होना चाहिए। तो आप यहाँ पे देखिए एक माइनर का क्लॉज अलग है, सेम कॉन्ट्रैक्ट की तरह। देखिए माइनर का क्लॉज, जहाँ पे माइनर अग्रीमेंट साइन कर सकता है, ड्रॉ, इंडोर्स, डिलीवर एंड नेगोशिएट भी कर सकता है सच इंस्ट्रूमेंट, पर क्या कंडीशन है कि वो बाकी सब पे तो बाइंडिंग होगा जो जो उसके साथ साइन कर रहे हैं, पर उस अपने पे बाइंडिंग नहीं होगा। माइनर पे कभी कोई चीज़ बाइंडिंग नहीं होती है। तो बस इतना ही था कैपेसिटी टू मेक कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 26 में। अब हम अगला वीडियो में पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे ऑफेंसेस। मैंने इसको अलग से इसलिए रखा क्योंकि ये अपने आप में एक चैप्टर जैसा है जो कि बहुत डिटेल है, और हम बात करेंगे ट्रांसफ़र ऑफ केसेस और जुरिस्डिक्शन के बारे में जो 142 कैपिटल ए में है, और कैलकुलेशन ऑफ टाइम का सेकंड, जो डेज़ का मैं बताता, आपने मंथ का तो सीख लिया, पर डेज़ अलग ढंग से कैलकुलेट होता है वो भी आपको मैं बताऊँगा। तो आप हमारा अगला वीडियो ज़रूर देखें। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू।